मैं साइंटिस्ट आज एक पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर हूं, इसलिए कि ये वोट का हक आज खतरे में है। जो एक अकेला हक हमें बराबरी का हासिल हो गया, उसके ऊपर आज बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहले भी बहुत कोशिश होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, हमसे वो हक छीन लिया जाता था जगह जगह, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने होता था, लड़ाई आमने सामने की होती थी। आज जो डाका पड़ सकता है, जिसकी संभावना है, और शायद अगर संभावना है तो वो हो रहा है, इसके प्रमाण लगातार जुटते जा रहे हैं। वो हक बड़े खतरे में। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो टेक्नोलॉजी हमें दे रही, और यहां हम में से कोई भी शायद टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम में से हर एक को यह मालूम है कि टेक्नोलॉजी दमनकारी हाथों में हो तो वो दमनकारी ही होती है। अगर वो हक छीनने वालों के हाथों में हो तो उस हक को आसानी से छीन सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहां पर दो मशीनें हैं। एक को हम सेंट्रल यूनिट कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और दूसरे को बैलेट यूनिट कहते हैं। बैलेट यूनिट वो यूनिट होता है जिस पे आप जाके बटन दबाते हैं। जो इस टेक्नोलॉजी के हित में बोलने वाले लोग हैं, जिनमें इलेक्शन कमीशन हमारा शामिल है, वो हमारे सामने कई मुद्दे रखते हैं। एक मुद्दा यह है कि जब से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई है, तब से बूथ कैप्चरिंग का दौर खत्म हो गया। सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि यह है कि उसमें टैंपरिंग नहीं हो सकती। और टैंपरिंग क्यों नहीं हो सकती, इसके बारे में मैं बाद में आता हूं। लेकिन तीसरी उपलब्धि यह बताते हैं कि बहुत जल्दी इलेक्शन रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। हम 2-3 घंटे के अंदर बड़े से बड़े इलेक्शन रिजल्ट को जनता के सामने ला सकते हैं, जिसमें टैंपरिंग का खतरा कम हो जाता है। वो ये भी कहते हैं कि ये हार्ड वायर्ड मशीन है। हार्ड वायर्ड मशीन वो होती है जिसमें आपस में मशीन के पुर्जे तारों से बात करते हैं, उनके बीच में हार्ड वायर लगे हुए होते हैं, वो लहरों से, तरंगों से बात नहीं करते। इसमें यह भी कहा जाता है कि जहां ये मशीनें बनाई जाती हैं वहां पर टैंपरिंग का कोई चांस है नहीं। हमारे देश की 2 कंपनियां ज्यादातर पुर्जे बनाती हैं, और कुछ हिस्सा इसका चिप बाहर से आता है बर्न होकर के, और वो एक बार बर्न कर दिया जाए तो उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। दोस्तों, जहां तक सवाल इस बात का है कि बूथ कैप्चरिंग खत्म हो गई, उसमें मैं नहीं समझता कि सिर्फ हाथ ईवीएम का है। मेरे बचपन के जो इलेक्शंस हैं मुझे अच्छी तरह से याद हैं। सब जगह एक वक्त में इलेक्शन हुआ करता था। तब हमारे देश में पुलिस फोर्स और कंट्रोल करने के तरीके, साधन बहुत कम थे। तब हमारे देश में गरीब, दबी कुचली जनता की जागरूकता का लेवल भी बहुत कम था। आज हर दलित, हर सिटीजन ये जानता है कि उसे अपने हक का इस्तेमाल करना है, और वो करने के लिए खड़ा हो गया है। इसलिए पार्टीज को हिम्मत नहीं पड़ती है बूथ कैप्चरिंग की। आज फेजेस में इलेक्शन होते हैं, एक जगह से फोर्सेस दूसरी जगह मूव की जाती हैं, उनका भी डर है, जिसकी वजह से
बूथ कैप्चरिंग कम हुई। मैं नहीं समझता कि बूथ कैप्चरिंग के दौर के जाने में ईवीएम का बड़ा हाथ है। कुछ हाथ जरूर है, लेकिन बड़ा हाथ असल में आज का देश जाग रहा है। आज हर आदमी के हाथ में सेल फोन है। आज बूथ कैप्चर करना मुश्किल काम है, और बूथ कैप्चर करने के बाद इलेक्शन कमीशन उसको काउंटरमैंड नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। वरना जो सामंतवादी ताकतें हैं उनके लिए क्या मुश्किल थी, वो बूथ कैप्चर करते थे, ईवीएम कैप्चर कर सकते थे। कई जगह कोशिशें की भी गई, लेकिन आज बात छुप नहीं सकती। वजह ये, तो मैं इस बात को नहीं मानता कि ईवीएम की वजह से बूथ कैप्चरिंग का दौर खत्म हो गया। अब आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। दुनिया में कोई भी मशीन जो बनाई जाए, मैं समझता हूं कि वो इंसान ही बनाते हैं। हमारे पास ये एक मशीन है, यहां आपके सामने ये एक मशीन। इन दोनों मशीनों में, जिसको हम अंग्रेजी जबान में विंडोज कहते हैं, इनपुट विंडो और आउटपुट विंडो जरूरी है, ताकि इंसान इनके साथ इंटरैक्ट कर सके, इनके साथ इनका इस्तेमाल कर सके। अगर इनपुट विंडो नहीं होगी और आउटपुट विंडो नहीं होगी तो हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि किसी मशीन के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक चीज ये कि हमें कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है। मैं आज भी पूरी तरह से इसको नहीं कर पाता हूं, बच्चे कर लेते हैं आसानी के साथ। आपके साथ भी यही हो रहा होगा, जो मेरी उम्र के हैं वो अपना सेल फोन को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे। आपके बच्चे आपको जल्दी से करके ठीक करके दे देते होंगे। पर इनपुट विंडो है, कौन इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितनी कॉम्प्लेक्स मशीन होगी, जितनी मुश्किल मशीन होगी, उतनी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और तीसरी बात यह है कि परमिशन किसको है इसे करने की। अगर मेरा सेल फोन है और मैंने उसमें कोड डाल रखा है तो नॉर्मली मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूं उसे। अगर कोई प्रक्षेपण करना है, रॉकेट भेजना है, तो मुझे परमिशन नहीं है उसकी भेजने की। मुझे आता भी हो, मुझे ट्रेनिंग भी हो, तो भी मैं वो रॉकेट भेज नहीं सकता। उसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है। पर हर मशीन के अंदर एक इनपुट विंडो और एक आउटपुट विंडो कम से कम जरूरी है, वरना मशीन बेकार है। हमारी ईवीएम के अंदर भी इनपुट विंडो मौजूद है, आउटपुट विंडो मौजूद है। जब हम बटन दबाते हैं तो वो इनपुट विंडो है, जब वो फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो वो आउटपुट विंडो है। अगर ये इनपुट विंडो और आउटपुट विंडो हैं और किसी के पास ट्रेनिंग है और वो उसको क्रैक कर सकता है, वो जो परमिशन रिक्वायर्ड का मामला है, जो परमिशन की जरूरत है, उसको तोड़ सकता है, तो फिर यह दावा करना कि ईवीएम को टैंपर नहीं किया जा सकता, यह गलत है। कौन कर सकता है टैंपर, कौन नहीं कर सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन लगातार यह दावा करते रहना कि यह टैंपर प्रूफ मशीन है, मैं समझता हूं गलत दावा है। यह सही दावा नहीं। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है, और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्तों का जो टेक्नोलॉजी में बहुत दिल से यकीन रखते हैं, कि इतने लोग इन्वॉल्व हैं, इतनी मशीनें मौजूद हैं कि सारी मशीनों को टैंपर करना असंभव है, सारे लोगों को खरीदना असंभव। 20 से 22 लोग जब मशीन अलॉट होती है किसी बूथ तक पहुंचने के लिए,
तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको चेक करने में। तो अगर हर ईवीएम के ऊपर 20 से 22 लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं तो 20-22 लोगों को हर यूथ के ऊपर खरीदना बहुत मुश्किल काम है। और फिर आप 13 लाख मशीनें लगा लीजिए, 13 लाख 14 लाख मशीनें हैं, उनको भाग दे दीजिए 20 से, तो इतने लोगों को कौन खरीद सकता? कोई नहीं खरीद सकता, कोई पार्टी नहीं खरीद सकती। तो नंबर में सिक्योरिटी, नंबर में सुरक्षा है, इसको बात को बार बार दोहराया जाता है हमारे सामने। मैं ये समझता हूं कि मेरे कैलकुलेशंस बताते हैं कि अगर पूरे देश का इलेक्शन उलटना है और आपको मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती है और आपके पास एक छोटा सा कंप्यूटर मौजूद है, आपके पास डेटा मौजूद है, तो आपको सिर्फ 10% ईवीएम्स कंट्रोल करनी हो। और अगर रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप इन मशीनों को टैंपर करने के लिए, जैसा कि मिशिगन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिस ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने इस मशीन को खोला, देखा, टैंपर किया और अब वो सेल फोन से इस मशीन को दूर बैठ करके कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आपको इस मुल्क के अंदर खूब सारा पैसा और 10 लोगों की ज़रूरत होगी शायद पूरे देश के इलेक्शन को सबवर्ट करने के लिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, पैसा काफ़ी चाहिए क्योंकि ऑपरेशन बड़ा हो। 10% मशीनें भी नंबर बड़ा है, लेकिन लोगों को पता नहीं लगेगा कि वो किस तरह से इस पूरी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल मासूम हो सकते हैं वो लोग जो टैंपर करने के स्ट्रक्चर का हिस्सा बने। मैं एक बच्चे को अगर इस सेल फोन के साथ सिर्फ ये कह करके भेजूं कि बेटा इस बटन को दबाना, पहुंचने के बाद बूथ के ऊपर, और मुझसे ये बता देना कि वहां पे क्या माहौल चल रहा है, और उतनी देर में ये अगर सेल फोन उस मशीन को टैंपर कर लेता है तो फिर वो बच्चा मासूम है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं। आज ये साइंस फिक्शन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब हमारे देश के साइंटिस्ट, जो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही, वो यहां से बैठ करके चंद्रयान पे एक मशीन भेजते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं वहां पर, तो फिर ईवीएम क्या चीज है? हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे देश के साइंटिस्ट चंद्रयान और मंगलयान में कामयाब हुए। हमने क्या किया है? हमने यही तो किया है, धरती पर बैठ करके लाखों मील दूर मशीन को इनपुट और आउटपुट विंडो के थ्रू कंट्रोल किया है। ईवीएम क्या हैसियत रखती है? दोस्तों, खतरा बहुत बड़ा है। मैंने अपने दोस्तों को बहुत समझाने की कोशिश की कि अगर ईवीएम कंट्रोल हो सकती तो हो रही है, और मुझे यह यकीन है कि हो सकती है। अगर हो सकती है तो कोई ना कोई एजेंसी ऐसी जरूर होगी जो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश। मान लेते हैं हमारे सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बड़े ईमानदार हैं,
कंट्रोल तो हो सकती है, वो कंट्रोल नहीं करते। मान लेते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी बड़ी ईमानदार है, आपका दिल मान नहीं रहा होगा, लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी ईमानदार हैं और उन्होंने कहा नहीं, देश में डेमोक्रेसी बचाने के लिए हम नहीं कंट्रोल करेंगे। मैं अगर कंट्रोल कर सकता हूं तो सबसे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ही जाऊंगा ना कि मुझे 5 करोड़ रुपया दो, 10 करोड़ रुपया दो, मैं तुम्हारे इलेक्शन में तुम्हें जिता दूंगा। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये देश की डेमोक्रेसी की सुरक्षा का सवाल है, हम तो वैसे ही इलेक्शन लड़ेंगे पुराने तरीके से। तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि दुनिया के और देश हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे? दोस्तों, खतरा बड़ा है। मैं बार बार ये दोहराना चाहता हूं कि आज मेरे जैसे साइंटिस्ट को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि खतरा बहुत बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आज खतरे में हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं पागल हूं, मान लीजिए कि मैं ऐसा आदमी हूं जो ख्वाबों ख्यालों में रहता है और कॉन्स्पिरेसीज में यकीन रखता है और ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम बहुत सिक्योर्ड है, तो फिर इंडिपेंडेंट एजेंसीज की जांच बहुत जरूरी है। अगर ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज जिनको एक लाइन का मैंडेट दिया जाए, हमारे यहाँ आईआईटीज हैं, देश के और देशों से हम मदद ले सकते हैं, उनको ये मैंडेट दिया जाए कि तुम जाओ और इनको मशीनों को टैंपर करो, बजाय ये कहते रहने कि ये रैम्पर नहीं हो सकती, ये टैंपर नहीं हो सकती। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें ये बताता है कि अगर हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी डेमोक्रेसी बची रहे, खतरे से बाहर रहे, तो हम ऐसी टीमों से मदद लें और उनसे कहें कि जाके टेम्पर करो इसको, हम तुम्हें जितना पैसा चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। अगर कोई ना कर पाए टेम्पर तो शायद मानने को हम तैयार हो जाएं, लेकिन क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया गया है आज तक? जब कोई उठ करके कहता है कि 4 अलग अलग वोट डाले गए, तो बजाय इसके कि वहां पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी लगाई जाए, जो लोग वहां मौजूद थे उनको पहले कोशिश की जाती है कि धमकी दी जाए कि आप अगर इस खबर को छापेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, और फिर उसके बाद इस पे हंगामा होता है तो उन लोगों को जो वहां मौजूद थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये तरीका साइंस का तरीका नहीं। साइंस का तरीका यह है कि उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए फौरन, जिसमें एक्सपर्ट शामिल हों, जिसमें वो सारे लोग शामिल हों या उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल हों जिनका स्टेक पे, दाव पे पूरा का पूरा देश का फ्यूचर लगा हुआ है। जब कोई ये कहता है कि मैंने अपना वोट तो डाला था, आपके करीब पड़ोस का ही किस्सा है, वो मेरा वोट कहां चला गया, तो बजाय ये रटते रहने के कि हमारी ईवीएम मशीन टैंपर प्रूफ हैं, ये कोशिश की जाए कि पता लगाओ कि ये वोट कहां गया, क्या गड़बड़ हुई। बेल्जियम में एक मशीन, ईवीएम मशीन, उसका नाम वहां अलग है, उसमें गड़बड़ हुई, 4000 वोट लगभग ज्यादा निकले, और ये इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, आप सर्च करेंगे आपको ये किस्सा मिल जाएगा। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, 2 नतीजों पर पहुंचे, अलग अलग टीम्स। एक टीम का कहना यह था कि एक स्टेटमेंट जो सोर्स कोड था उसका गड़बड़ था, उसकी वजह से हुआ है। दूसरी टीम का यह कहना था कि बाहर सोलर रेडिएशन की वजह से एक पर्टिकुलर
चिप को पर्टिकुलर बिट के ऊपर किसी पार्टिकल ने हिट किया है और उसकी वजह से ये इलेक्शन रिजल्ट्स उल्टे सीधे हो गए। और इसके बाद पेपर ट्रेल लगाई गई। पेपर ट्रेल में ये हुआ कि जो ईवीएम के रिजल्ट थे और पेपर ट्रेल के रिजल्ट थे वो मैच नहीं थे। तो उन्होंने अपने देश में बड़े कड़े सख्त कदम उठाए। आयरलैंड में भी यही। पैसे खर्च करने के बाद भी, जिस पे उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का, उसके बाद भी उन्होंने अपना कदम वापस ले लिया। क्यों? इसलिए कि पैसा, टेक्नोलॉजी, ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता डेमोक्रेसी को खतरे में डालने। बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है, हमने इतनी मशीनें बना ली हैं तो इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं। वो जो एक बराबरी हमें मिली थी, हमसे मत छीनो। और कोई बराबरी हमें आज तक नहीं मिल पाई। एक बराबरी मिली थी, वो भी हमसे छीनना चाहते हो, नहीं, ये हमें मंजूर नहीं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस एक बराबरी की लड़ाई में मैं आपके साथ शामिल हूं।